हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो कल तक अपन ने उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ना शुरू किया था कि किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके कितने स्टेप है। टोटल 3 स्टेप है। कौन कौन से? एक तो था सबसे पहला जिसका नाम हमने रखा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसका दूसरा नाम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा जो पार्ट था वो था रीअब्जॉर्प्शन, जिसे अपन कह रहे थे पुनरा अवशोषण। और तीसरा जो पार्ट था वो आपके था कौन सा? सीक्रेशन, यानी कि स्त्रवण। फिर मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तब अपन ने बात की थी ग्लोमेरुलस जो होता है, रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, उससे छनकर जो ब्लड छन के आता है और वो बोमेन संपुटक में प्रवेश करता है, उसको अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर? फिर हमने बताया दूसरी बात जिसका नाम था रीअब्जॉर्प्शन। जो छनकर आया है बोमेन संपुटक में, उसमें से जो आवश्यक पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जिनकी जरूरत है, उनको वापस ब्लड में लाने की प्रक्रिया होती है, जो होती है पेरिटुबुलर नेटवर्क और वासा रेक्टा से। और उस प्रोसेस को अपन कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन और पुनः अवशोषण या पुनरा अवशोषण। तीसरा जो था वो था सीक्रेशन, जिसका मतलब था स्त्रावण। उसका मतलब होता है, स्त्रावण का मतलब किसी चीज को बाहर निकालना होता है। कहते हैं मेरे पसीने का स्त्रावण हो रहा है, तो बाहर आ रही है बॉडी से। सेम वही वहां पर है। ब्लड से कुछ मान लो आयन, जैसे मान लो हाइड्रोजन आयन हुआ, पोटेशियम आयन हुआ, अमोनिया हुआ, ये खतरनाक चीजें होती है। जो अधिक होने पर इनको वापस ब्लड में से किस में डाल दिया जाता है? नेफ्रॉन में डाल दिया जाता है। चाहे वो डीसीटी हो सकता है, चाहे वो पीसीटी हो सकता है, चाहे वो सीटी हो सकता है, यानी संग्राहक नलिका। सीटी बोले तो कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, इनमें वापस डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्त्रावण। क्लियर? ये अपने पढ़ा। फिर अपन ने बात की, पहला स्टेप पढ़ा अपने कौन सा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसमें अपन ने बताया ग्लोमेरुलस क्या होता है, बोमेन संपुटक क्या होता है। और फिर अपन ने बात की कि साहब ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुटक को संयुक्त रूप से रीनल कॉर्पस्कस कहा जाता है। और वहां पर 3 भित्तियां होती है जहां से वो छन के आता है। उन तीनों के हमने नाम भी पढ़े थे। क्लियर? लेकिन कुछ पॉइंट है जो अपन को अभी लिखने हैं अभी, ठीक है ना? कल जो पढ़ा था लास्ट में, उसको मैं डायग्राम को वापस बना रहा हूं एक बार, सो दैट आपको वो चीज क्लियर हो जाए। अपन ने कल बात की थी, देखो किस तरह से बोमेन संपुटक बनाया था ना। और इसकी अपने परतें डबल की थी, याद करो। मैंने कहा था डबल परतों से घिरा हुआ होता है, इस तरह से बनाया था मैंने। सही बात है ये। और फिर मैंने आप बताया था कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो तो होती है सरल सल्काकार। कौन सी होती है? सरल सल्काकार उपकला उत्तक, ये लीजिए। लेकिन जो बाहर वाली है, इसको तो अपन ने नाम रखा था पेराइटल। याद करो आप, कौन सी? पेराइटल परत। और इसका नाम अपन ने कल रखा था विसरल परत। सही बात है, पेराइटल परत। और इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? दोहरी परत, यानी डबल्ड। डबल्ड वॉल, दोहरी भित्ति युक्त आवरण। 2 भित्तियां होंगे ना, एक पेराइटल और एक विसरल। और यहां पर फिर अपन ने बताया कि यहां पर ये जो कोशिकाएं हैं रूपांतरित हो जाती है और एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं बना लेती है, जिसका नाम होता है पोडोसाइट। सही बात है। ये रूपांतरित हो गई कौन सी? ये सरल सल्काकार जो यहाँ पर मैंने बनाई है, अर्ध चांद की आकृति, आधे चांद की तरह। ये कौन सी कोशिकाएं हो गई थी? याद करो, पोडोसाइट। पोडोसाइट के बीच में गैप था, इसको अपन ने नाम रखा था क्या? स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर। ये बात हुई थी अपनी कल। और यहाँ से आ रही थी एफरेंट, यहाँ पर गुच्छा बन रहा था, उस गुच्छे को अपन ने खोल के थोड़ा जूम कर लिया। ये लीजिए भाई, इस तरह से आके ये चली गई ईफ्रेंट। आने वाली कौन सी है? एफरेंट ए, जाने वाली ई ए। करेक्ट? ये अपनी बात हुई थी। और यहाँ पर अपन ने कहा था कि रुधिर केशिकाओं का जाल होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसकी जो आंतरिक सतह है वहां पर होता है सरल सल्काकार उपकला उत्तक। और यहाँ से छनकर जो द्रव आता है उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेट। ये बात हुई थी। इसको मैंने जूम किया था। फिर मैंने 3 परतें बनाई थी, याद करते हुए। सबसे पहले ये बनाया मैंने, ये देखिए। सबसे पहले क्या बनाई मैंने? ग्लोमेरुलस वाली जो केशिका है उसको बनाया। और उसके अंदर भी अपन ने टिश्यू बनाया था, कौन सा? याद करो, सरल सल्काकार उपकला उत्तक, जिसको अपन कहते हैं एंडोथीलियम। ब्लड वेसल्स की आंतरिक सतह क्या कहलाती है? एंडोथीलियम। ये अपन ने सर्कुलेटरी में पढ़ा है। तो ये आ गई आपके क्या? ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम। क्या आ गई? ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम।
करेक्ट, एक परत तो ये हो गई। फिर दूसरी अपन ने बनाई थी, यहां पर देखो ये दिख रही है ना परत, ये भी तो आएगी बीच में, ये वाली जो विसरल परत है, पेराइटल जिसका नाम रखा आपने, ये जो है ये मैंने ऐसे बना दिया, ये दूसरी परत, इसका नाम आपने रख दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। सही बात है, कल लिखा है अपने सब, आज वापस रिवाइज करा रहा हूं। और इसके अंदर पाए जाते हैं कुछ विशेष प्रकार के नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेशित कण। इन कण का नाम रखा था आपने प्रोटियोग्लाइकेन। क्या रखा था? प्रोटियोग्लाइकेन्स। सही बात है, ये ऋणावेशित है और इसी वजह से प्रोटीन फिल्टर होकर नहीं आता है। फिर अपन ने ये भी कहा था कि जो सल्काकार कोशिका है यहाँ पर गैप होता है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे ब्लड है, ये ब्लड चल रहा है यहाँ पर, वो फिल्टर होकर नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं जगह में से आएगा ना। यहाँ पर जो जगह होती है, इस जगह को जहाँ से फिल्टर होकर आती है, इसको अपन कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। इस फेनेस्ट्रा में से ब्लड छनकर आता है, प्लाज्मा छनकर आता है, यहाँ पर आएगा। और जैसे ही यहाँ पर आपको पता है ये नेगेटिव है, इस वजह से प्रोटीन का कभी छनन नहीं होता है। ध्यान रखना, प्रोटीन कभी छनकर नहीं आता है साहब। चलिए, क्योंकि ये नेगेटिव है और प्रोटीन भी नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्लियर? फिर आती है तीसरी परत। तो एक परत तो ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई, तीसरी परत ये रही। ये तीसरी परत बना दी मैंने, जिसमें कौन कौन सी कोशिकाएं हैं देख लो आप, पोडोसाइट है, ये आ गई तीसरी परत। ये एक परत बेसमेंट वाली, दो, ये तीसरी। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये बोमेन संपुटक की है, कौन सी? विसरल परत। कौन सी? विसरल लेयर। विसरल लेयर, लेयर यानी परत ऑफ किसकी भाई? बोमेन संपुटक की है, तो आगे लिख दो ऑफ बोमेन कैप्सूल यानी संपुटक की। इसके ये आगे कौन सी कोशिकाएं बताया था मैंने अभी आपको? पोडोसाइट। और ये बीच में जगह को क्या कहते हैं अपन? स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर। ये बात हो चुकी है। अब फिल्टर होकर जो पदार्थ आएगा इधर से होता है, इधर आ जाएगा, आ गया इधर, इन बीच में से, इन जगह में से, ये किस में आ जाएगा? बोमेन संपुटक के अंदर आ गया साहब। बोमेन संपुटक की तो है ही, छनकर अंदर आ गया। अब आगे चला जाएगा किसमें? पीसीटी, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप में चला जाएगा। ये है फिल्ट्रेशन। अब इसमें काम की बातें क्या है वो लिखो आप। ये तो मैंने आपको कल समझा दिया था भाई सारा, है ना, इसलिए इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, वो भी मैंने कल समझा दिया था। अब काम की बातें मैं आपको लिखाता हूं, कल अपन ने लिखी नहीं थी। ये समझना जरूरी था, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे की प्रक्रिया अपन कैसे समझेंगे? हमें यही नहीं पता फिल्टर होकर आया कैसे। अभी इसके दाब है, 3 दाब होते हैं यहाँ पर, उन दाब की बात करेंगे अपन। फिर फिल्टर हो रहा है तो प्रेशर लग रहा है ना, कितने प्रेशर लग रहे हैं टोटल? चलिए साहब आगे बढ़िए। पहली बात, पहला पॉइंट लिखिए, प्रोटीन। प्रोटीन जैसे मेन कौन से प्रोटीन अपने ब्लड के अंदर होते हैं? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रोटीन, सारे प्रोटीन, स्पेशली एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट जिसको अपन कहते हैं बिम्बाणु, प्लेटलेट कभी भी फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल में नहीं आते। अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, मान लो कोई रोग हो गया फिर तो आएगा ही, नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या फिल्टर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि प्रोटियोग्लाइकेन के कण नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जो
प्रोटीन फिल्ट्रेशन का प्रतिकर्षण करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए वो फिल्टर होकर नहीं आते। पहला कारण तो ये। दूसरा, पोडोसाइट के बीच में उपस्थित रिक्त स्थान को, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, ये ध्यान रखना, ये सारे स्थान को स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन पोर्स, क्योंकि छन्ने की प्रक्रिया होती है इसलिए फिल्ट्रेशन पोर कहा जाता है, फिल्ट्रेशन पोर कहते हैं, क्योंकि छन्ने की प्रक्रिया कहाँ होगी, यहीं पर होगी। जहां पर छनन होगा, ये ब्लड वेसल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये पोडोसाइट है, तो बेसिकली जो बीच में गैप है उसी से तो फिल्टर होके आएगा वुमेन कैप्सूल में। क्लियर? इसकी साइज फिक्स होती है, अगर साइज बड़ी हो जाएगी तो प्रोटीन भी फिल्टर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, अपन को पता है। हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कहते हैं। क्लियर? ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। लिखिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे कि ब्लड कितना आता है किडनी में, कितना फिल्टर होता है और क्या है, देखते हैं। लिखिए साहब, लिखिए। ओके, चलिए साहब, लिख लिया। तो प्रोटीन कभी फिल्टर होकर नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखिए। अब लिखिए कुछ काम की बातें जो इंपॉर्टेंट है। दोनों, यानी दोनों मतलब राइट एंड लेफ्ट, दोनों किडनीज के द्वारा 1100 से 1200 ml ब्लड प्रति मिनट, 1100 से 1200 ml ब्लड प्रति मिनट फिल्टर यानी छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है। ये तो वर्ड आपको याद रहती है, फिल्टर करना, छानना, किया जाता है। जो हार्ट में अपन ने पढ़ा था, याद करो, कार्डियक आउटपुट याद है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, फॉर्मूला था, मैं आपको बताया था। कार्डियक आउटपुट का 1/5वां भाग होता है। कार्डिक आउटपुट कितना है बताना एक बार। कार्डिक आउटपुट होता है लगभग 5 लीटर। क्लियर? और किडनी में कितना फिल्टर हो रहा है? किडनी में फिल्टर कितना हो रहा है? किडनीज में फिल्टर कितना हो रहा है? किडनीज में कितना फिल्टर हो रहा है भाई? वो हो रहा है 1100 से 1200 ml। क्लियर? ये भी पर मिनट था और ये भी ml पर मिनट है। तो अब मुझे ये बताओ, इसको भी अगर ml में लिखूं तो 5000 ml हो जाएगा। तो ये कितना है? लगभग कितना है? लगभग कितना है ये? 1/5 भाग नहीं है क्या? 12 पाउंड की 60 हो गया ना यार, लगभग 1/5 भाग है ये। क्लियर? नेक्स्ट, अगला लिखिए। दोनों किडनीज के द्वारा
के द्वारा ये ब्लड है, ध्यान रखना, ये कितना है, ये ब्लड है, जैसे ब्लड फिल्टर होता है में, कौन फिल्टर होता है, ब्लड। ब्लड देखो, ब्लड लिखा है मैंने, प्लाज्मा नहीं लिखा है। प्लाज्मा तो 55% होता है, 45% सेल होती है, सेल फिल्टर होकर नहीं आएगी, ध्यान रखना। दोनों किडनी के द्वारा फिल्टर होकर आने वाले प्लाज्मा की मात्रा, हाँ प्लाज्मा की मात्रा या ब्लड, आजकल क्या क्या बुक में डायरेक्ट लिख दिया जाता है ब्लड, लेकिन हमें पता होता है प्लाज्मा फिल्टर होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्रोटीन कभी फिल्टर नहीं होता है। मान लो मैं आपको कहता हूं 10 लीटर ब्लड है, तो 10 लीटर में आपको पता ही है प्लाज्मा कितना है, 55%, 45% क्या है, आरबीसी। ये फिल्टर थोड़ी होगा, हम तो केवल इस 55 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये फिल्टर होगा। दोनों किडनी के द्वारा फिल्टर होकर आने वाले प्लाज्मा की मात्रा जीएफआर, बोले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है। और इसकी मात्रा नॉर्मल कितनी होती है, जीएफआर की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है, 125 ml पर मिनट, यानी 125 ml पर मिनट फिल्टर हो जाता है। हम बात कर रहे हैं तब जब उस बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल की रेंज में हो। तो जीएफआर नॉर्मल कितना, 125 ml पर, इतना फिल्टर होकर किस में आता है, वुमेन संपुटक में आता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिदिन दोनों किडनी से लगभग 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर होता है। कितना होता है, 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर होता है पर डे। अब ये पूरा का पूरा क्या यूरिन में जाता है, नहीं, देखो क्या होता है, अब रीअब्जॉर्प्शन आ रहा है। इनमें से 99% वापस रीअब्जॉर्ब, यानी वापस रीअब्जॉर्ब यानी पुनरावृत्त, वापस ब्लड में आ जाता है ये। तभी तो दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्ब यानी कि पुनराअवशोषित होकर, रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाता है। क्लियर। अगली बात, अगर 99% 180 लीटर का मैं निकालूं, नाइन्टी 99% क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना। तो आप देखिए, यूरिन के रूप में केवल 1% ही निकलता है, यानी यूरिन कितना बनता है, 1% ही बनता है, इसका निकलता है। 99 तो आप तो शरीर में छान के वापस लेके आ गए, और 1% क्या लगे, यूरिन यानी मूत्र के रूप में निकल जाता है। यूरिन यानी मूत्र के रूप में निकल जाता है, जो लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर होता है, 1 से 1.5 लीटर होता है करीबन। ओके, अगला पॉइंट, फिल्ट्रेशन, पूरा लिखो, छन्ना, फिल्ट्रेशन यानी कि छनन हेतु मुख्य रूप से 3 दाब यानी 3 प्रेशर होते हैं जो छन्ने की क्रिया को संपन्न करते हैं। 3 दाब, 3 प्रेशर, 3 दाब
कार्य करते हैं, काम करते हैं। कौन कौन से इन दाब की बात अपन आगे करेंगे, ये पहले आप लिखिए फटाफट। तो देखिए आप कितना सारा रीअब्जॉर्ब हो गया है, 99%। यूरिन की फॉर्म में तो केवल 180 लीटर में से केवल कितना आया है, 168.5। तो वापस 78.5 तो क्या हो गया, रीअब्जॉर्ब हो गया 178.5। यूरिन में कितना निकला, 1 से 1.5 लीटर। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में नॉर्मली कितना यूरिन त्याग सकता है, कितना मूत्र को निष्कासित कर सकता है, 1 से 1.5 लीटर। लेकिन फिल्टर किडनी ने कितना किया, 180, 99 वापस आ गया, 178.5 लीटर वापस बॉडी में आ गया। लिखिए चलिए साहब। बुक आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, सब कुछ एनसीईआरटी बेस आता है एग्जाम में, बताइए आप। तो कौन कौन से प्रेशर है, 3 प्रेशर, ये बात कही अपन ने, 3 प्रेशर। तो किसके लिए है, फिल्ट्रेशन के लिए ये जिम्मेदार है। कौन कौन से 3 प्रेशर है वो देखो। पहला डायग्राम बनाते हैं, ये बोमेन संपुटक, ये इधर से पी सिटी फिर सिटी आगे शुरू हो जाएगी, इससे जरूरत नहीं है, मेन यही छन्ने की प्रक्रिया होती। ये ब्लड आएगा इससे, इधर से जाएगा, ये एफ्रेंड से आएगा और ईफ्रेंड से जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका डायमीटर आपको पता ही है, इसका व्यास क्या होता है, ज़्यादा होता है व्यास, तो ब्लड ज़्यादा आएगा, सही बात है। ये है ईफ्रेंट आर्टीरियोल, इसका व्यास क्या होता है, व्यास इसका कम होता है, तो ब्लड कम जाएगा, आगे आएगा ज़्यादा जाएगा कम। तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप नहीं होगा क्या इस जगह, जो छन्ने के लिए जिम्मेदार करेगा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप होगा, ये होगा प्रेशर नंबर फर्स्ट। इस प्रेशर का नाम है ग्लोमेरुलस के अंदर है ना, ग्लोमे अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा भैया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर वाटर भी होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है, उस पानी की वजह से जो प्रेशर बनता है, उस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर बनता है, उस प्लाज्मा की वजह से जो प्रेशर बनता है, जो छनन के लिए जिम्मेदार है, उसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट में अपन कहेंगे GHP। परिभाषा क्या लिख लेगी, ग्लोमेरुलस में उपस्थित तरल प्लाज्मा के द्वारा लगाया गया दाब। क्लियर,
कितना होता है ये आपको होता है 55 mm Hg का दाब होता है ये हो गया कौन सा GHP, ग्लोमेरुलस के अंदर से लगा गया दाब। क्लियर। अब दूसरा यहाँ पर देखो आप, और इसके अंदर क्या होता है, दूसरा दाब भी यही है। यहाँ पर एक होता है प्रोटीन की वजह से, किसकी वजह से, प्रोटीन के कारण। प्रोटीन क्या करेगा, फिल्ट्रेशन को रोकेगा या फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा, फिल्ट्रेशन, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन हुआ, आरबीसी हुआ, डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट, ये सब फिल्टर में भाग नहीं लेते, तो ये भी छनन क्रिया का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, शॉर्ट में ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है ये, इसकी वैल्यू होती है 10 mmHg लगभग। नहीं इसकी आप ले लो, पूरे प्रोटीन की लेंगे तो ये ले लो आप 30, पूरे प्रोटीन की ले लेते हैं, तो इसमें परिभाषा क्या बन जाएगी कि ये जो प्रोटीन है ब्लड के अंदर, ब्लड में उपस्थित प्रोटीन्स भी छनन क्रिया का विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। उस कारण उत्पन्न, यानी मेन किसके कारण हो रहा है, ये प्रोटीन का, प्रोटीन फिल्टर नहीं हो रहा है ना दूसरों को फिल्टर होने के लिए कहता है, इसलिए वो भी विरोध करता है किसका, फिल्ट्रेशन का। इस कारण उत्पन्न दाब को ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये लीजिए, दाब को क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोटिक प्रेशर कहते हैं। ये लीजिए, पूरा लिख देता हूँ। ये हो गया दाब नंबर 1, ये दाब नंबर 2। अब आइए दाब नंबर, ये फिल्टर होकर के आ जाएगा, प्लाज्मा इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसमें ये क्या है, बोमन्स संपुटक यानी कैप्सूल, इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो फ्लूइड आया है ये बढ़ जाएगा पूरा, जैसे मान लो मटकी पूरी भर गई है तो पानी के प्रेशर को वापस क्या करेगी, दबाएगी कि पानी आना क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जो बोमन संपुटक है ये तो फिल्टर होके आ रहा है, 2 प्रेशर, ये प्रेशर वापस क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा। कौन सा, जो इसके अंदर द्रव है वो भी इसको फिल्टर होने से रोकेगा, क्योंकि ये भर गया है। इसके अंदर बोमन संपुटक में उपस्थित द्रव भी फिल्ट्रेशन का विरोध करता है। तो तीसरा प्रेशर कौन सा हो गया, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, शॉर्ट करो इसका आप, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका मान होता है कितना, 15 mmHg, तो 30-45, ठीक है, mmHg। ये क्या है, ग्लोमेरुलस में, किसमें, ग्लोमेरुलस में उपस्थित, ये जो इसके अंदर क्या पड़ा है, इसके अंदर क्या भरा है, ये छनित्र ही तो है, ये क्या है, छनित्र ही तो है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं क्या, फिल्टर या पदार्थ को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। ये छनकर आया, ये भी इसका विरोध करेगा क्योंकि ये भर गया है, जो बढ़ता रहेगा दाब उधर लगेगा तो छनने की क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ग्लोमेरुलस में उपस्थित छनित्र यानी जो छन के आया है, जिसको अपन क्या करें, फिल्ट्रेट, भी छनन क्रिया का, यानी कि फिल्ट्रेशन का, छनन क्रिया का विरोध करता है। यानी 2 तो विरोध कर रहे हैं, कौन सा, एक ये और एक ये, दोनों विरोध कर रहे हैं। इसे कैप्सुलर या ग्लोमेरुलर कहते हैं ना, ग्लोमेरुलर तो कैसे होगा, कैप्सुलर होगा ना, ग्लोमेरुलर तो ये एक ही हो गया ना, कैप्सुलर, कैप्सूल, बोमन कैप्सूल की वजह से हो रहा ना, गलत दिखाया मैंने, वापिस लिखो, कैप्सुलर होगा ना, हाइड्रोस्टैटिक तो ये हो गया कैप्सुलर, कैप्सुलर का मतलब कौन सा हो गया, बोमन कैप्सूल, ये हो जाएगा CHP। इसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी वैल्यू मैंने लिखी दी आपके, 15 mmHg, इसकी 30 mmHg, इसकी 55। अब आपको पूछेगा वो चौथा कि नेट फिल्टर कितना है, 2 तो लग रहे हैं, एक तो फिल्टर कराने के लिए जिम्मेदार है, 2 फिल्टर को रोकने के लिए जिम्मेदार है, तो नेट प्रेशर कितना हुआ है। तो अब मैं लिखता हूँ फॉर्मूला,
नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको आप कहोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना लगा, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे, सबसे अधिकतम कौन सा है, ये जो फिल्टर करने वाला पहला दाब कौन सा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तो फिल्टर कराने के लिए जिम्मेदार है। अब नेगेटिव कौन कौन से है, दो, एक तो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एक कैप्सूल के अंदर आ गया कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सही बात है। अब वैल्यू पुट कर दो आप इसकी वैल्यू कितनी है 55 mm/Hg माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 30, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 15, दोनों को ऐड कर दो कितने हो गए 45 माइनस 55 कितना आ जाएगा 10 mm/Hg। ये आपके आ गया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर, जब बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो इतना प्रेशर लगता है। तो आपके ये कंप्लीट हो जाता है कौन सा, पहला स्टेप जिसका नाम था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो 3 प्रकार के प्रेशर है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो फिल्टर के लिए जिम्मेदार है, वो कौन कौन से हैं। एक जो ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर उपस्थित ब्लड का प्लाज्मा, उसमें उपस्थित द्रव, उसमें उपस्थित सारा तरल पदार्थ जो फिल्टर के लिए प्रेशर लगाता है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया किसका, ग्लोमेरुलस का। तो नाम क्या हो गया, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको शॉर्ट में अपन लिख दिया GHP। दूसरा है ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होते हैं जो फिल्ट्रेशन का विरोध करते हैं, वो हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका मान कितना लिखा 30। और तीसरा, जैसे ही ये भर जाएगा मोमेंट संपुटक भरने लगेगा, ये भी प्रेशर का लगाएगा ऊपर की ओर, तो फिल्ट्रेशन का ये भी विरोध करेगा। इसको अपन कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू 15 mm/Hg। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना है कि जो दाब लग रहा है नेट कितना लग रहा है, तो अपन ने ये फॉर्मूला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया है कि GHP माइनस BCOP प्लस CHP 55, ये 30 15 जोड़ बाकी करके निकालोगे एंड में कितना आएगा, ये 10 mm/Hg आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया आपके पहला प्रोसेस यूरिन का कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए इसे, फिर तो अपन दूसरा प्रोसेस लिखते हैं जिसका नाम है रीअब्जॉर्प्शन। चलिए, तो तीनों प्रेशर जिम्मेदार है। चलिए, चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरे स्टेप की, यूरिन फॉर्मेशन का, जिसका नाम है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन की परिभाषा क्या होगी, पहले ये लिखिए। नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट आता है, फिल्ट्रेट छनकर आता है, उसमें से आवश्यक पदार्थों
को वापस ब्लड में, ब्लड यानी बॉडी में, ब्लड में लाने की प्रक्रिया, पुनरा अवशोषण या पुण्य अवशोषण या इंग्लिश में कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, शॉर्ट में कहते हैं। ये जो छन के आया है, ये कहां कहां संपन्न होती है रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया? यह है रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप तथा ये तो सब, ये चार पार्ट तो किसके हो गए? अपने नेफ्रॉन के, तथा सीटी या सीडी एक ही बात है, में होती है, सब जगह होती है कुल मिला के, केवल बोमेन कैप्सूल को छोड़कर। क्लियर? रीअब्जॉर्प्शन मुख्यतया किसमें होता है? परी, याद कीजिए पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर क्या था? परिकेशिकीय जाल, कल पढ़ाया था। परिकेशिकीय जाल, जिसको अपने अंग्रेजी में लिखा था पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क, जो पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर होता है। किसके? पीसीटी एंड डीसीटी के चारों ओर, मुख्य रूप से सीटी के चारों ओर भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर होता है। तथा वासा रेक्टा, जो किसके चारों ओर होता है? हेलने के लूप के चारों ओर। वासा रेक्टा के द्वारा होता है। वासा रेक्टा किसके चारों ओर? हेनले लूप के चारों ओर होता है। और ये किसके चारों होता है? पीसीटी और डीसीटी के चारों ओर होता है। कौन? पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं किसमें? पीसीटी में क्या रीएब्जॉर्प्शन। ये प्रक्रिया अपन पढ़ेंगे कल कि किन किन पदार्थों का पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है। ओके गाइस, तो आज अपन ने पढ़ा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जिसमें तीनों परतें पढ़ी। फिर अपन ने किस तरह से फिल्ट्रेशन होता है, उसके लिए कौन कौन से प्रेशर जिम्मेदार होते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे प्राप्त करेंगे, उनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। फिर अपन ने कहा कि रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस तरह से होता है, वो अपन बात कल करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं कि ये पुनरावशोषण, ये पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, वासा रेक्टा आदि में होती है मुख्य रूप से ये प्रक्रिया। ओके गाइस, कल मिलते हैं वापस। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।